प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी यूट्यूब चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हम सोशल मीडिया के अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन दिनों हम एक वीडियो सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ को हमने एक आलेख के रूप में परिणित किया है और इसे हमने छोटे छोटे 7 खंडों में विभक्त किया है। इसका आज हम अंतिम 7वां खंड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, इसका शीर्षक इस प्रकार से है, पारात का विश्लेषण। अखंड भारत बराबर हिंदुत्व 100%, खंड खंड भारत बराबर हिंदुत्व 100%, अखंड भारत बराबर हिंदुत्व 0%। मैं अब इस सीरीज़ के 7वें और अंतिम एपिसोड को इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। आपको ज्ञात होगा कि मध्ययुगीन काल में चंद चालाक कथित वैज्ञानिकों ने उन दिनों के राजाओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सोना बनाने के सगुफे छोड़ छोड़कर खूब मूर्ख बनाया एवं धन संपत्ति वैभव एवं प्रसिद्धि प्राप्त करते रहे, जबकि सोने का निर्माण संभव नहीं था। दूसरा सगुफा छोड़ा गया पारस पत्थर की खोज का प्रयास। इस सगुफे के माध्यम से भी उन दिनों के अनेक चतुर चालाक लोगों ने राजा से बहुत धन दौलत एवं वैभव लूटा, जबकि पारस पत्थर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है और न ही कोई ऐसा कुदरती प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस है जिसे कि पारस पत्थर को लोहे से छूने पर लोहा सोना बन जाता हो। वैसे तो भारत में इतने सारे सगुफे हैं जिन्हें यहाँ गिनाना संभव नहीं है। ठीक इसी तर्ज पर भारतीय शासक वर्ग ने इस अखंड भारत हिंदुत्व राष्ट्र एवं रामराज की जो रट पिछले 60-70 साल से लगाकर आम जनता आज लोकतंत्र में राजा को मूर्ख बना बनाकर मात्र परिकल्पित बातों, जैसा कि हमने पहले कहा है, सोने का निर्माण एवं पारस पत्थर की खोज में उलझा कर रखा, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके रखा और आज समस्त सत्ता शक्ति केंद्रों पर कब्जा कर बैठ गया है। अब हम प्रश्न करते हैं कि अगर भारत अखंड भारत होता तो क्या भारतीय शासक वर्ग द्वारा हिंदू राष्ट्र एवं राज की स्थापना की मुहिम चलाना संभव था? दूसरा प्रश्न, बाबरी मस्जिद को गिराया जा सकता था? तीसरा प्रश्न, विधि शास्त्रीय सिद्धांतों ज्यूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध एवं भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध कथित राम मंदिर के पक्ष में शीर्ष न्यायालय निर्णय कर सकता था? कदापि नहीं, कदापि नहीं। इस प्रकार इस वृत्तांत से प्रमाणित होता है कि हिंदुत्ववादियों, हिंदू राष्ट्रवादियों एवं रामराजवादियों ने ही भारत को खंड खंड किया और अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रतिस्पर्धियों को, जो कि इस भूभाग के मूल निवासी इंडिजिनस पीपल थे, किंतु ब्राह्मणवादी अत्याचारों से परेशान होकर इस्लामिक आस्था को अपना लिए थे, को बहुत गहरे षड्यंत्र के तहत रास्ते से ही हटा दिया गया और अपने ही दूसरे घटक कंपोनेंट, जिसे समाजवादी सेकुलर नाम दिया गया, पर उसका दोष मढ़ मढ़ कर भोली भाली आम जनता को मूर्ख बनाया जाता रहा। भारतीय शासक वर्ग के इस दो मुँहे सांप के फलसफे को आप समझने की कोशिश करें। पहले मुँह, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में कहा है कि वे मुसलमान समुदाय जो पाकिस्तान जाने में सक्षम नहीं थे को रोक लिया और घोषणा की कि देश सेकुलर होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मुस्लिमों को विशेष संवैधानिक सेफगार्ड होंगे इत्यादि। लेकिन सांप के दूसरे मुंह ने पहले मुंह के इस प्रकार की घोषणाओं की यह कह कहकर आलोचना की
और एक षड्यंत्रकारी शब्द टर्म को घड़ा क्वाइन किया, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दिया गया है। इस एक शब्द ने गजब का काम किया। इसने बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स लाइन के हिंदुओं, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी शामिल किया जाता है, के दिलो दिमाग में इस देश के मूल निवासी और खून के सगे भाई मुस्लिमों के प्रति जहर भर दिया और इस कपोल कल्पित शब्द की आड़ में आज इस दो मुँहे सांप का दूसरा मुंह सत्ता शक्ति के सभी केंद्रों पर काबिज है। इस मामले में दो अति खतरनाक बातें और यहाँ कही जा सकती हैं। पहली यह कि इस कपोल कल्पित शब्द मुस्लिम तुष्टीकरण ने दो सगे एवं खून के रिश्ते के सगे भाइयों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिमों के बीच नफरत भर दी, दुश्मनी पैदा कर दी। दूसरी बात यह है कि मूल निवासियों 85% को पता ही नहीं चलने दिया कि इन 3% ब्राह्मणों ने देश के 73% महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया। देश की 80% संपत्ति संसाधनों पर मात्र 10% सवर्णों का कब्जा हो गया और ये चारों खून के रिश्ते के सगे भाई फक्कड़ के फक्कड़ ही रह गए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमने इस शरारतपूर्ण झूठे शब्द मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध एक शब्द घड़ा है, जिसे हम ब्राह्मण अति संतृप्तिकरण, ब्राह्मीन्स ओवर सेचुरेशन कहते हैं। दार्शनिक रूप से ये एक एंटीथेसिस है। इस विषय अर्थात एंटीथेसिस के विषय में हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन एक कहावत है, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोय। बेचारा भारत का मुस्लिम इस दो मुँहे भारतीय शासक वर्ग के झूठे प्रोपगंडे में ऐसा फंसा कि सच्चर समिति इसकी बीभत्स तस्वीर पेश करती है। अखंड भारत बनाम दक्षिण एशियन यूनियन एक ये उपशीर्षक है। ये हमारी पाराद की, हमारी चैनल की एक एंटीथेसिस के रूप में हमारी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। वो इस प्रकार से है, अखंड भारत बनाम दक्षिण एशियन यूनियन। पाराद की परिकल्पना है कि जब विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, निजीकरण, भूमंडलीकरण, मुक्त व्यापार चरम सीमा पर है और हमारे सामने यूरोपियन यूनियन का एक रोल मॉडल सामने है, तो क्यों ना इसी तर्ज पर दक्षिण एशियन यूनियन बनाया जाए। आप ये आपत्ति उठा सकते हैं कि इस क्षेत्र में पहले से ही सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन बना हुआ है, तो फिर इस नए संगठन को बनाने की क्या आवश्यकता है। तो हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि सार्क और यूरोपियन यूनियन में बहुत अंतर है। इन सब बातों की चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा, किंतु कुछ आधारभूत बातों का जिक्र किया जाना आवश्यक है। सार्क मात्र इन क्षेत्रों के शासक वर्ग एवं व्यापारी और उद्योगपतियों के हितार्थ बनाया गया है, जबकि यूरोपियन यूनियन कुछ इस तरह से है मानो इसमें शामिल देश एक हो गए हों। पाराद की परिकल्पना के अनुसार ये दक्षिण एशियन यूनियन में शामिल किए जाने वाले देशों के अपने अपने शासक वर्गों को पृथक करके ही बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पाराद का जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उसका मुख्य अनुगमन अप्रोच भारतीय राजनीति में भारतीय शासक वर्ग को पृथक कर देने का है। प्रिय साथियों, एक जो शब्द पाराद आया है, इसके विषय में हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे कि ये भारत की प्रथम एक और एक मात्र राजनीतिक पार्टी है। जो शब्द पाराज है, इसका संक्षेप नाम है इस पार्टी का, और
उसी तर्ज पर है जैसे कि दक्षिण भारत में ADIMK है और असदुद्दीन की पार्टी है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर भारत में हमारे इस अनुगमन अर्थात अप्रोच को सफलता मिलती है तो निश्चय ही इस क्षेत्र के अन्य देशों की आम जनता को इससे प्रेरणा मिलेगी। पाराद का मानना है कि अगर इस दक्षिण एशियन यूनियन के निर्माण को सफलता मिलती है तो इसके ये लाभ होंगे। समूचे क्षेत्र में जिस भारी मात्रा में शासक वर्गों द्वारा युद्ध और वार हिस्टीरिया में हथियारों की होड़ में जो भारी मानव संसाधन धन बर्बाद किया जा रहा है वो क्षेत्र में गरीबी से लड़ने में काम आएगा। अगला लाभ, क्षेत्र में जो परमाणु युद्ध का खतरा बना रहता है वो खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर समस्या, उत्तर पूर्वी भारत के 7 छोटे छोटे राज्यों में विद्रोह की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। क्षेत्र के देशों में सीमा विवाद को लेकर तनाव, खराब रिश्ते आदि की भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और अंत में क्षेत्र में आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होगी, जो इस क्षेत्र के विशाल गरीब, पौष्टिक आहार से वंचित मानवता के कल्याण के लिए काम आएगा। साथियों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको हमारे विचार मौलिक, क्रांतिकारी एवं समस्याओं के स्थायी समाधान देने वाले लगते हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।